Welcome to my channel once again. This is test number 1. This test is related to the polity and this is a Vision IS test series 2025. We have discussed 1 to 70 question. Now we are going to attempt question number 71. ठीक है, आपने क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिए होंगे सारे, आई होप. शायद मैंने क्वेश्चन नंबर 70 भी डिस्कस नहीं किया था, उसे कर लेते हैं चलो उसको दोबारा. रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर of India visited Kala Ram Mandir in Nasik, Maharashtra. In this context, consider the following statement. तो किसी बात चल रही काला राम मंदिर की नासिक के अंदर. तो कह रहा है दिस टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी. बिल्कुल सही है. दिस काला राम मंदिर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑफ गोदावरी. ठीक है. सेकेंड थिंग, दिस टेम्पल इज, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड कृष्णा ब्रदर बलराम. गलत है ना, ये खुद ही बता रहा है. काला राम हमारे पास क्या है, बेसिकली काला राम का मतलब हमारे पास जो है वो है कि ब्लैक रामा कंसीडर करते थे पहले कि भाई जो राम हमारे ब्लैक है, तो उससे डेडिकेटेड है. कह रहे कि दे आर टेम्पल डेडिकेटेड टू द ब्लैक रामा, नोट द बलराम. तो सेकंड इज़ गलत, सेकंड इज़ रॉन्ग. अच्छा, इस मंदिर के अंदर एक ख़ास बात और थी, अगर आपने पढ़ा हो उसके अंदर 1930 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लीड एन एजिटेशन टू डिमांड एक्सेस फॉर द लिट टू हिंदू टेम्पल. किस हिंदू टेम्पल के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एजिटेशन को लीड किया था? तो वो यही मंदिर है, नाम है काला राम मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र. किसके अंदर? 1930 के अंदर. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारे पास. सेकंड गलत, तो ओनली 1 आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 71. अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी इस तरह का क्वेश्चन हमने करा था. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द लोकपाल. जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो हम पे दो चीज़ समझ में आती है. एक तो हमारे पास है लोकपाल और एक है हमारे पास लोकायुक्त. ठीक है, ये दोनों ही इंक्वायरी करते हैं एंटी करप्शन रोड मैप. ठीक है, पर लेकिन ये जो करता है ये करता सेंट्रल लेवल पे और ये करता है हमारे स्टेट लेवल पे. मतलब लोकपाल इज़ रिलेटेड टू द सेंट्रल लेवल एंड लोकायुक्त इज रिलेटेड टू द स्टेट लेवल. ठीक है, पढ़ते हैं चलो. द लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन विद मैक्सिमम 8 मेंबर्स. ये सही है. लोकपाल के अंदर चेयरमैन के साथ में 8 मेंबर्स होते हैं. 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द लोकपाल शैल बी जुडिशरी मेंबर. कह रहा 50% से ज़्यादा मेंबर्स लोकपाल के अंदर हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए. ठीक है. थर्ड है प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट आर एक्सक्लूड फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल. चलिए, अब पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. जो लोकपाल है हमारे पास वो किस किस पर लागू होता है. देखो, लोकपाल एंटी करप्शन के लिए है तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व है. दिस आल्सो इंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर आल्सो इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे मिनिस्टर, ऑफिसर कौन से ग्रेड के, A, B, C, D, IS, IPS, सारे जो सेंट्रल लेवल में सारे ये लोकपाल में आते हैं. पर लेकिन पार्ट नंबर 3 क्या कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इससे बाहर हैं. तो गलत है ना ये हमारे पास. तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास वो आंसर इसका B. ठीक है, समझ में आ गया. इट्स मीन द इन लोकपाल जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ठीक है जी, 71 क्वेश्चन कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं. ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ स्टेट. कह रहा है एक पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ स्टेट जो आर्टिकल नंबर 1 में डिफाइन किया गया है. इसका क्या मतलब है? ठीक है, पढ़ के देखते हैं. ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज आर द पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन द यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, कह रहा सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर में आते हैं. गलत है. बिकॉज जो हमारे पास टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया को देखें, इट्स द हैव वाइडर एक्सप्रेशन दैन द यूनियन ऑफ इंडिया. दैट्स वाई फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड पार्ट कह रहा है यूनियन टेरिटरी इंजॉय द सिमिलर रिलेशनशिप एट द स्टेट विद द यूनियन गवर्नमेंट. गलत है. कह रहा है कि यूटी जो है वो सेम रिलेशनशिप मेंटेन करता है जैसे स्टेट करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ में. ये गलत नहीं है भाई. एक जो अब तुम दिल्ली और यूपी केस ले लो, दिल्ली जो हमारे पास यूटी है, यूपी जो हमारे पास स्टेट है, तो दोनों के रिलेशनशिप अलग हैं और दोनों की कार्रवाई भी अलग अलग होती है. क्योंकि यहाँ पे LG होता है, वहाँ पर हमारे पास CM होता है.
ठीक है जी, सीएम भी होता है और सीएम के ऊपर ज़्यादा पावर होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ आर रॉन्ग, दैट्स नाइदर 1 and 2, दैट इज 70 नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द मेन रीजन फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कह रहा है इसमें ऐसा क्या कारण है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कैन बी अमेंड एंड इट इज़ इवोल्व विद द चेंजिंग सिचुएशंस। जैसे सिचुएशंस हमारे पास आती है हम उसी तरह से अपने अमेंडमेंट को चेंज करते हैं। तो आंसर इज सी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इट कैन बी अमेंड एंड इवोल्व विद द चेंजिंग सिचुएशन, दैट्स 73 आंसर इज सी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। 74 पे क्वेश्चन चलते हैं हम। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। वी हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग कुड कम अंडर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सरसाइज 19 पार्ट 2। कह रहा एक आर्टिकल है 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है 19, और पार्ट नंबर 2 कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि आपको बोलने की आज़ादी है। कह रहा है किन केस के अंदर आपको बोलने की आज़ादी पर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ठीक है, 4 पॉइंट दिए पढ़ते हैं। पहला है लीकिंग क्लासिफाइड मटेरियल बाय द इंटेलिजेंस ऑफिसर। कोई हमारे पास आईबी का ऑफिसर है, वो इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो कह रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, सही बात है। ये हो गया, रीजनल रिस्ट्रिक्शन हो गया। गिवन द स्पीच टू टेक्स अप आर्म्स, क्या मैं ऐसी स्पीच दूँ जिससे इंटरनल डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए, उस पर लगना चाहिए, रीजनल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सही बात है। थर्ड है, कह रहा है कि स्पीच विच इज़ हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इन लोकसभा। मैं लोकसभा के अंदर ऐसा भाषण दिया कि मेरे विपक्षी हिल गया या पक्षी हिल गया, तो ये थोड़ी ना है कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। तो थर्ड हमारे पास नहीं है। फोर्थ है कंटेप्ट ऑफ कोर्ट, तो वो होता ही है कि हमें कंटेप्ट ऑफ कोर्ट जिसके लिए ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो 1, 2 एंड 3 आंसर इज़ ओनली 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। बहुत बार मैं क्वेश्चन को आपको डील कर चुका हूँ, वाला क्वेश्चन में आपको काफ़ी बार पिछली बार ही बताया था मैंने आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आप आओगे ना, पहली बात तो इसमें कोई जॉइंट मीटिंग नहीं होती, जॉइंट सेशन नहीं होता, दोनों को पास करना अनिवार्य होता है अलग अलग तरीके से। तीसरी बात, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था, इसके अंदर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो पढ़ते हैं इसके अंदर। पहला, द बिल सीकिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड है, द ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द हाफ ऑफ द स्टेट। नहीं, कह रहा है, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैंने पिछली बार बताई थी आपको। एक अमेंडमेंट है जिसके अंदर फेडरल पार्ट आता है। फेडरल मतलब ऐसा पार्ट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कह रहा उस केस के अंदर होता ये है कि पार्लियामेंट में जो बिल पास, जो अमेंडमेंट होता है, पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से, प्लस आधे जो स्टेट है वो कंसल्ट करके पास करेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। तो सिंपल मेजॉरिटी पास होती है स्टेट के अंदर और स्पेशल मेजॉरिटी पास होती है पार्लियामेंट के अंदर, जिसके अंदर फेडरल प्रोविज़न होता है। पर लेकिन ये क्या कह रहा है, कह रहा सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम हाफ स्टेट रेक्टिफाई करना जरूरी होता है। नहीं, हम तो वो करेंगे ना जिसके अंदर फेडरल पार्ट होगा, सारे नहीं होंगे ना, सारे आर्टिकल हमारे 368 में नहीं आते। तो फर्स्ट आंसर इसका ए। 75 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। 76 पे चलते हैं, चलिए आओ क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CAG। CAG की अगर बात करते तो आर्टिकल नंबर कौन सा है, 148 है। आर्टिकल नंबर कौन सा होता है CAG का, 148 है। दूसरी बात चलिए, CAG हेडेड ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट। सही बात है, CAG जो है इंडियन ऑडिट करता है अकाउंट डिपार्टमेंट का। रिमूवल ऑफ द CAG डज नॉट रिक्वायर ऑफ द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए, इसे करने से पहले आप ये सोचो कि CAG को हटाता कौन है। CAG कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजोल्यूशन पास इन पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजॉरिटी। अगर कोई स्पेशल मेजॉरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास होता है कि हटाना ही हटाना पार्लियामेंट पे, तो उसके बेस पे प्रेसिडेंट उसको हटा देता है। तो उसका मतलब पार्लियामेंट का रोल है। तो सेकंड तुम्हारा गलत हो गया। कह रहा है प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द CAG इन रिलेशन ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज।
कह रहा प्रेसिडेंट उसको सीजे की पावर को बताता है, प्रेसिडेंट नहीं बताता, ये बताता है पार्लियामेंट। इसका मतलब ये भी गलत, तो ओनली वन आंसर होगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है। 78 पे चलते हैं, 78 पे चलते हैं, 77 पे सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इन्वेगेज द ड्यूअल पॉलिटी बट सिंगल सिटीजनशिप। कह रहा है कि इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे हमारे यूएसए के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। तो सही बात है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो मुंबई की, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये यूपी की सबकी सिटीजनशिप एक ही इंडिया। पर यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में जितने हमारे स्टेट है सबकी सिटीजनशिप अलग अलग होती है। देर ड्यूअल सिटीजनशिप मतलब एक तो उसकी एक सिटीजनशिप तो स्टेट की है ही है, और एक अमेरिका की है उसके अंदर। वाइल ऑल सिटीजन ऑफ द इंडिया रिस्पेक्टिवली ऑफ द स्टेट दे आर बोर्न रिसाइड इंजॉय द सेम पॉलिटिक्स एंड सिविल सिटीजन इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट, डिस्क्रिमिनेशन कैन बी बेस्ड ऑन द सिटीजन। तो सिंपल बात है, कह रहा है कि सिटीजनशिप में जब अलग अलग हमारे पास हो तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, तो हो सकता है। 77 का 1 और 2 बहुत आगे, सी आंसर इसका। ठीक है, ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब ठीक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919। कह रहा 1919 के एक्ट पे बात करते हैं। देखो 1919 की सबसे आप इम्पोर्टेंट बात देखोगे वो है डीआरके। डीआरके में हमारे पास क्या था, दो तरह की लिस्ट थी। एक हमारे पास थी रिजर्व लिस्ट, एक हमारे पास ट्रांसफ़र लिस्ट। जो ट्रांसफ़र लिस्ट के अंदर जो गवर्नर है ना, वो लगा हुआ है लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ में, और रिजर्व लिस्ट में जो गवर्नर है वो लगा हुआ है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ में। इसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है बजाय इसके। तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पर है। डिफेंस, टैक्स सिस्टम, सबसे जो बेकार टॉपिक है एग्रीकल्चर, वो सारे यहाँ पर है। डेट्स कॉल्ड डीआरके, मतलब डिवीजन ऑफ द पावर। तो पहला पढ़ते हैं, इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म एट द सेंटर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही बात है, 1919 के अंदर ही राज्यसभा लोकसभा कंसेप्ट आया था। इट प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ द एंग्लो इंडिया यूरोपियन, ये भी सही बात है। अच्छा एक बार बताओ, मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट कब मिला था? वो मिला था 1909 में, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि एंग्लो इंडिया और यूरोपियन को मिला था 1919 के अंदर। इट क्रिएटेड द न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ द फॉर इंडिया इन लंदन, ये तीनों सही है, ऑल थ्री आंसर इसका। 79 में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब द टोटलाइजेशन एग्रीमेंट, जो न्यूज़ में था। तो उसका आंसर है, इट इज़ एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज दैट एलिमिनेट्स द ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन बिटवीन द टू कंट्रीज। आंसर इज बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी है। इट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमंग द सिटीजन एंड आल्सो द सिटीजन गवर्नमेंट। कह रहा है कि ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं जिनमें रिलेशनशिप बनती है सिटीजन गवर्नमेंट के साथ में। तो हाँ सही बात है। सेकंड है, इट स्पेसिफाई द हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन द सोसाइटी। कह रहा है इसमें ये बताया गया कि पावर सोसाइटी के डिसीजन कौन पता लगाएगा, ये भी सही है, दोनों बताया गया। अच्छा दूसरी बात क्या है इसमें, पर लेकिन पावर के साथ में इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन भी है गवर्नमेंट के ऊपर, वो फंडामेंटल राइट से आती है। तो आंसर 1 और 2 आंसर है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इट इज एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, नॉट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मस्ट बी पर्सन हु क्वालिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। कर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, सही है। हाई कोर्ट का जज हो या 10 साल हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट किया हुआ हो, या 10 years एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ये सही है। रेम्यूनरेशन एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, नहीं। ये एडवोकेट जनरल ऑफ की जो ये जो है डिटर्मिनेशन वो करता है हमारे पास गवर्नर, तो ये गलत हो गया। शी एंड होल्ड्स द प्लेजर ऑफ द, कह रहा है कि जो उसका अपना ऑफिस रहता है वो उनके गवर्नर के प्लेजर पे डिपेंड करता है। 1 और 3 दोनों सही है, आ गए 2 आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। कह रहा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया बनी थी, उसके बारे में बात चल रही है। कह रहा आइडिया द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज पुट फर्स्ट टाइम बाय द एम एन रॉय। सही बात है, एम एन रॉय ने पहली बार, पर लेकिन कब? 1935 के अंदर। दूसरा पढ़ते हैं, इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द वेवल प्लान 1945, तो गलती हो गया।
1935 के अंदर प्लान जब हमारे पास आया था तो 1945 के अंदर कैसे हो जाएगा फॉर्मुलेट, तो गलत है। थर्ड पार्ट, इट इज़ मेंबर वर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गलत है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की अगर बात करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी थे और इनडायरेक्ट भी थे, तो हमारे पास ये गलत हो गया, तो ओनली वन आंसर है इसका, 92 का 1। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। व्हेन यू टॉक अबाउट द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स मीन वी टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 83 का आंसर इज बी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 84 पे चल लेते हैं। कमेटी, मैंने आपको बताया हुआ था कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। कह रहा है स्टेट कमेटीज़ के हेड कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे, सिंपल सी बात है। रूल ऑफ द प्रोसीडिंग हेड कौन थे, आप खुद ही बताओ, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो गलत हो गया। और स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। तो 1 और 2 आंसर हुए, तो 1 और 3 हुआ ना सही, तो आंसर इसका सी। रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 85, जरा इसको आराम से समझ लेते हैं। द इंडिया कैन एक्वायर द फॉरेन टेरिटरी, इंडिया दूसरे फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, एंड कैन सीडेड द पार्ट ऑफ टेरिटरी इन द फेवर ऑफ द फॉरेनर्स, और अपना एक छोटा सा पार्ट भी फॉरेनर्स को दे सकती है, फॉरेन स्टेट को। क्यों? क्योंकि इंडिया की सोवरन पावर है एंड देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट द इंडिया। तो सेकंड पार्ट तो हमारे पास, पहला तो हमारे पास सही हो गया। सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, इन द सोवरन इन द प्रेमरेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन देयर इज़ नो अथॉरिटी अबाउट द इंडिया। तो इसका मतलब है दोनों तो ही सही हैं, और फर्स्ट जो है इसका आंसर भी है सेकंड वाले का। तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है जी, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि इनमें से कौन से हमारे गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 में थे, तो ये तो आपको याद हुआ होगा, क्वेश्चन सिंपल है डायरेक्ट। फेडरल पब्लिक कमीशन और दूसरा जॉइंट पब्लिक कमीशन भी इससे आया था। डीआरकी एट द सेंटर, ये सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था, और फेडरल फेडरेशन, चारों सही हैं, ऑल 4। 87 पे बात चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो जरा एक बार। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़, कह रहा है इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी नहीं है। ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट नहीं, ड्यूटीज़। टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, सही बात है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे पास। टू रेन्स द प्रैक्टिस एंड डेटोग्रेट ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट आता है। टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बेसिकली ये डीपीएसपी में भी आता है और फंडामेंटल राइट्स में भी आता है। प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस, डीपीएसपी का पार्ट है, आर्टिकल नंबर 51। तो उसका मतलब 2 और 3 जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट नहीं है। तो कह रहे कौन से नहीं है, कितने नहीं है, 2 नहीं है, तो आंसर इसका ये। क्वेश्चन नंबर 88, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में चला था काफ़ी। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, चलो पढ़ते हैं। कह रहे जॉइंट एडवेंचर है इंडिया और यूएई का, गलत है। इट इज़ अ जॉइंट एडवेंचर ऑफ इंडिया एंड बताओ डेनमार्क, इंडिया डेनमार्क, तो पहला तो हो गया। इट इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्ट टू रिड्यूस द इंडियन डिपेंडेंसी, कह रहा है ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था कि डिपेंडेंसी को कम करना, इम्पोर्ट करने को नहीं। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ ऑयल। तो 1 और 2 दोनों गलत हो गए, नाइदर 1 और 2 आंसर इसका। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 88 तो हो गया, 89 पे चलते हैं। चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट, कह रहा है इनमें से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कौन सा नहीं है। चलिए पहला पढ़ते हैं। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफ़र इट इज़ फंक्शन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अगर आपने पढ़ा होगा तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, ये है कॉमनवेल्थ ऑफिस। तो पहले ही आंसर हो गया सीधा इसका, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, कल ही बताया था मैंने आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूट द 16 फाइनेंस कमीशन। कह रहा है अभी 16 फाइनेंशियल कमीशन बना है, किस आर्टिकल के अंदर बना है, तो फाइनेंस कमीशन जो बनता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 280 तो है, कल ही बताया मैंने आपको, आंसर इज सी। तो जी मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझ लो। आप अगर देखोगे तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि जितने टॉपिक आपको याद होंगे उसी के हिसाब से ही आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज आप टॉपिक नहीं कर पाओगे। याद करो, अच्छे से याद करो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।